नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनीत शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं डॉक्टर विनीत शर्मा आपके साथ लेकर आई हूँ समकालीन विश्व में राजनीति 12th क्लास NCERT की। इसमें अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया आज हम पढ़ेंगे। और अब तक हमने जो पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से शीत युद्ध का दौर चला और किस प्रकार से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, अमेरिकी वर्चस्व और सत्ता के विभिन्न केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतने सारे हमने दृष्टिकोण इसके अंतर्गत हमने देखे। और अब हम उन सभी दृष्टिकोणों को छोड़ करके अब हम पड़ोसी राष्ट्र, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की तरफ नजर दौड़ाते हैं और दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारत का दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है और इसने किस प्रकार का संगठन बनाया है और भारत और पाकिस्तान के किस प्रकार के इसमें रिश्ते बने हुए हैं और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के रिश्ते बने हुए हैं और कौन कौन से विवाद हैं, और इन सभी का हम इस पाठ में हम पूरा विश्लेषण करेंगे और ध्यान देंगे कि किस किस प्रकार के इसमें संबंध बताए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला जैसे कि हम बताएं आपको कि दक्षिण एशिया से क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, दक्षिण एशिया से तात्पर्य है जिसमें दक्षिण एशिया के देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और इन सभी देशों को मिलाकर के एक दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग किया गया है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। उत्तर की तरफ विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक रूप में नजर आता है हमें। और यह भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीप के क्षेत्र को भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार ठहराती है। और इस क्षेत्र की चर्चा में तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। और अब तो 2007 में अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया क्षेत्रों में जोड़ लिया गया है। अब दक्षिण एशिया क्षेत्र के सदस्य राष्ट्र जो है संगठन की जब हम बात करें, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की अगर बात करते हैं तो अब इसमें 7 सदस्यों के साथ साथ अफगानिस्तान को जोड़कर अब इसके 8 सदस्य राष्ट्र हो चुके हैं। क्या है दक्षिण एशिया, अगर हम ये जाने तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह हम देख सकते हैं। और हमने यह भी देखा है समय समय पर कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान और भारत फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। और यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। शुरुआत हम ये एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या। अमूमन हम देखें तो दक्षिण एशिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को दक्षिण एशिया के अंतर्गत रखा गया है। और उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी, ये सभी इसकी विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र को लिए हुए हैं। यह भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र को भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार बनाती है और आपस में एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को भी दिखाती है। इस क्षेत्र की चर्चा जब हम अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल किया गया है। और चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना गया। इस अध्याय में दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए किया गया है और अब इसमें अफगानिस्तान को जोड़े, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब हम विस्तार से पढ़ेंगे,
जिसमें दूसरी जो किताब है उसमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, ये सब पढ़ेंगे। और इस किताब में आजादी के बाद के दिनों में भारतीय राजनीति की चर्चा भी इसमें की जाएगी, और जो दूसरी किताब है उसमें, और भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ भी इंगित किया जाएगा। और लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक ही रहा है। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। अधिकांशतः पाकिस्तान में सेना का ही अधिक बोलबाला रहा है, सैन्य शासन का ही, जिसे मार्शल लॉ भी कहा जाता है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा, और पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी, और पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ। 2008 में फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन हुआ। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। तो क्या हम देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में अधिकांशतः लोकतंत्र को ही स्वीकृत माना गया है। लोकतंत्र ही एक मूल्य के रूप में देखा गया है। इस तरह से देखा गया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सर्वोत्कृष्ट रहेगी दक्षिण एशिया में। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक अपवाद है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान में देखें, 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना, और यह शासन की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों पर दबदबा। एमडीपी ने 2018 में हुए चुनावों में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया, और सर्वेक्षण में यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। मतलब लोकतंत्र ही एक ऐसी प्रणाली है जिसको संपूर्ण जनता जो है पूरे दक्षिण एशिया की, वो सर्वोत्कृष्ट मानती है। इन देशों में हर वर्ग धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि अनेक उनके देश के लिए लोकतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। ऐसा नहीं है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बड़ा है। अगर आगे हम देखें तो भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव किस प्रकार का रहा, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें सारणी में, इसमें देखो चित्र में आपको बता रखा है कि जब सर्वेक्षण किया गया तो ये आप दक्षिण एशिया का मानचित्र आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखें बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका लोकतंत्र को बेहतर मानने वालों का इसमें बता रखा है। इसमें कभी कभी तानाशाही को भी बेहतर बताया है, और कुछ जैसे ब्लू इसमें जो बताया है, इंडिकेट किया गया है ब्लॉक, उसमें बताया कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है ना। लोकतंत्र ही एक उपयुक्त प्रणाली मानी गई है। और दक्षिण एशिया में आप ये देखें, आप किस प्रकार से इसमें बता रखा है। ये दोनों आरेख जो हैं दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों के 19,000 से अधिक नागरिकों के लिए गए साक्षात्कार पर आधारित हैं। और इसका स्रोत कहाँ से लिया है इस पुस्तक में? SDSA टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007 की बात है। अब इसमें देखें UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2018, इसमें क्या बताया गया है देखें आप कि लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा। इसमें देखो विश्व में आप देखें, आप ये देखिए जन्म के समय, आयु, प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता,
विद्यालय नामांकन अनुपात, जीडीपी, बाल मृत्यु दर, टीबी का फैलाव और 1.90 डॉलर प्रतिदिन से कम में जीने वाली जनसंख्या, मानव विकास सूची में स्थान। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र को अपनाया गया और लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने अनुभव को शेयर किया है। यहाँ पे विश्व विकासशील देश, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सबके ये आंकड़े इसके अंतर्गत बताए गए हैं। तो विद्यार्थियों आप इसमें देखें, अब दक्षिण एशिया का देखो, इसमें ये चार्ट में घटनाक्रम भी बता रखा है और इसका अगर हमने डेट वाइज अध्ययन करते हैं, सन वाइज अध्ययन करते हैं, तो इसमें आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से दक्षिण एशिया ने अपने क्षेत्र में विकास भी किया है और किस किस प्रकार के द्वंद्वों को, किस प्रकार के तनावों को उन्होंने दूर भी किया है, दूर करने का भरपूर प्रयास भी किया है और कुछ ऐसे संगठन भी बनाए हैं जो आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक राजनीतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध भी रहे हैं। तो अगर हम इस चार्ट को सबसे पहले देख लें तो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम है 1947 से इसमें बताया गया है। तो 1947 में आप देखें, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदय हो गया था। ये सर्वविदित है, सभी को पता है ये चीज। तो फिर 1948 में देखें तो श्रीलंका, तत्कालीन सिलोन को आजादी मिली और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। दोनों घटनाएं इसमें आई थी। 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली और कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी शुरू हो गई थी। 1954 से 55 में देखें तो पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सिएटो और सैंटो में शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया बच्चों? पाकिस्तान शामिल हो गया, भारत नहीं। भारत तो बिल्कुल अलग था क्योंकि उसने गुटनिरपेक्ष नीति को, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, गुटनिरपेक्ष नीति का उसने स्वीकार किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माता भी रहा है। अब आगे देखें हम, सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन भी हुआ। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ और शेख मुजीबुर ने ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव भी रखा। मार्च 1971 की बात करें तो बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आजादी की घोषणा की गई। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए। दिसंबर 1970 भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश को मुक्ति मिली। बांग्लादेश अपने अलग राष्ट्र बन गया। 1972 जुलाई में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। मई 1974 भारत ने परमाणु परीक्षण किए। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। दिसंबर 1985 में दक्षेश के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेश की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1987 मतलब दक्षेश मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 87 और 90 तक रहा और 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी और भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1988 और 91 पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई और 93 में दक्षेश के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेश के देशों को वरीयता देने की संधि साप्टा SAPTA साप्टा पर हस्ताक्षर हुए। दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। भारत ने भी किया और पाकिस्तान ने भी किया। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। ये मुक्त व्यापार संधि की भारत और श्रीलंका के मध्य जो किसी प्रकार के अगर व्यापार होता है और सौदेबाजी होती है तो उसमें खुलेपन को स्वीकार किया, उसमें टैक्स की दर जो है वो कम से कम कर दी गई।
फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। 1999 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ और उसके बाद 2001 जुलाई में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल हो गई। फरवरी 2004 को 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साफ्टा साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए। 2007 में अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य बन गया। अब इसमें दक्षेश में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, इसमें अब सदस्य राष्ट्र कितने हो गए? अब इसमें सदस्य राष्ट्र 7 की जगह 8 सदस्य राष्ट्र हो गए। नवंबर 2014 में 18वां दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। तो इस प्रकार से हमने इसका घटनाक्रम जो है यहाँ पे विस्तृत रूप से हमने देखा और ये हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या हम कहें कि 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं छोटे, उनमें हमें बहुत हेल्प करेगा और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। अब आगे हम बात करें पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की कि पाकिस्तान में सेना किस प्रकार से सैन्य शासन किस प्रकार से बार बार लोकतंत्र को खदेड़ करके सैन्य शासन जो है स्थापित हो जाता है और किस प्रकार से अंतर्द्वंद चलता है और भारत के साथ भी किस किस प्रकार से द्वंद चले उसकी पाकिस्तान की, इसकी चर्चा करते हैं। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खां के पास थी और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी उन्होंने करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद बात करें इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याह्या खान ने शासन की बागडोर संभाल ली। याह्या खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया और बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया और ये बांग्लादेश अपना 1971 में एक नया राष्ट्र बन गया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी। 1971 से 1970 तक कायम रही और 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। 1982 की बात करें तो जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बनर्जी भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बनर्जी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही और 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैन्य शासन जो है लोकतंत्र के ऊपर हर संभव हावी रहा। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी न बन पाने के कई कारण रहे हैं। यह सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों के द्वारा तख्ता पलट हुआ और जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक सरकार जो है स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाई। उनमें उनके लोकतांत्रिकरण नहीं हो पाया। उसके बीच में क्या कठिनाइयां थी, जिसमें आप नोट कर सकते हैं। इसमें या सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम रहा। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है और इस वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट भी, पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है ना, और जिसमें
कौन फायदा उठाकर? यहाँ के सैनिक शासक और धर्मगुरु लोकतांत्रिक सरकार में होड़ दिखाकर अपने आप को स्थापित करने में, सैनिक शासन को स्थापित करने में हर संभव वो प्रयासरत रहे और उन्होंने ये किया भी। उसके बाद लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा और पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला इन्हें और इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अगर किसी प्रकार की उन्हें हेल्प मिल जाती तो हो सकता था कि लोकतंत्र जो है पूरी मजबूती से वहां पे स्थापित हो जाता। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैन्य शासन को बढ़ावा भी दिया और इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान की परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ में लग जाए। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं चित्र में सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ को दोहरी भूमिका की और यह कार्टून संकेत करता है और कार्टून में दिए गए समीकरण को ध्यान में पढ़े तो कार्टून के संदेश को आप लिख भी सकते हैं। जोड़ घटाव में हमेशा अच्छा रहा हूं पर लेकिन ये कैसी स्थिति बनी हुई है ये आप इसको भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। देखो किस प्रकार से कार्टून में इतना बड़ा इसमें कमेंट किया गया है। तो हमने जो बिंदु देखे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण के कौन कौन सी कठिनाइयां रही इसको आपको ध्यान में रखना होगा विद्यार्थियों। और 8 नंबर में और निबंधात्मक प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर आपको इसको दोहरा देती हूँ। तो पहला जो हमने कारण पढ़ा था वो था सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। और दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही और इसी का फायदा उठाकर सैनिक शासक और धर्मगुरु जो है लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाकर अपना सैनिक शासन स्थापित कर पाए और सुरक्षा को खतरे में बताया। उस समय पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज ठहराया गया। किसको? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सैनिक शासन को उचित ठहराया। और यह उचित ठहराने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान में अपना कुछ ना कुछ हित देखा। इसके अंतर्गत पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करी, यह भी एक कारण था। और अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को हर संभव बढ़ावा दिया, जिससे कि वे अपनी आतंकवादी गतिविधियां और अणु प्रसार और सैनिक दृष्टि से उसे सहायता पहुंचाना, इस प्रकार की बहुत सारी जो है विचार जो है पाकिस्तान में डालते रहे और पाकिस्तान को भारत का एक ये कहें कि एक शत्रुता या एक तरह से एक दुर्भावना जैसा विचार जो है उसमें पाकिस्तान के अंतर्गत भारत के प्रति भर दिया गया, जैसा कि हम देख सकते हैं। आगे अगर हम देखें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश के अंतर्गत 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था और अंग्रेज राज्य के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना था और इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय भी मिल गई। अवामी लीग की संपूर्ण पाकिस्तान
आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल याह्या खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी करी और इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए और भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया और इन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराई। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ और युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में हो गई। मतलब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप देने में या उसका निर्माण करने में भारत ने उसका सहयोग दिया। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दे दी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कब संसदीय प्रणाली से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब ने सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रही। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली, लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हो गई और आंदोलन में छात्र आगे चल रहे थे और बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी और इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए और इसके बाद से बांग्लादेश और बहुदलीय चुनावों में आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हो गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बांग्लादेश जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र की तरफ मुड़ गया। संसदीय शासन प्रणाली के को छोड़ करके अपने संविधान में परिवर्तन करके उसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। इसमें आप देख सकते हैं चित्र में 1987 में जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में दीवार पर बनी एक चित्रमाला उसकी पीठ पर अंकित है, गणतंत्र मुक्त पाकिस्तान पाक। दीवार पर जय बांग्ला, जय बंधु, विप्लव वीर ही सच्चे शाहिदुल आलम। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें लिखा गया है। ये वहीं की भाषा है, बंगाली भाषा में लिखा गया है। तो आप इसमें आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से लोकतंत्र का समर्थन किया गया है। तो अगर इसमें हम संक्षिप्त रूप में अगर हम देखें और एक बार दृष्टि डालें तो याह्या खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और इसमें वर्तमान का जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था अब वह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इस युद्ध के परिणाम से पूर्वी पाकिस्तान टूट करके एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में उदित हो गया। बांग्लादेश में लोकतंत्र और बांग्लादेश की समस्या ये सभी आपने देखी। 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, ये देखा हमने। और इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे में और उर्दू भाषा को लादने और उसके खिलाफ थे और पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध भी जताया और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपनी न्यायोचित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग की और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली और आवामी लीग की बात करें तो आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत भी मिल गया
लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा होने के कारण इस सभा को आहूत करने से मना कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याह्या खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की भरपूर कोशिश की थी और हजारों लोग मारे भी गए थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में भारत में लोगों का पलायन शुरू हो गया था। इसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने का समर्थन किया और उसको वित्तीय सहायता भी दी, सैनिक सहायता भी दी और इसी परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 में युद्ध छिड़ गया और जिसमें पाकिस्तानी सेना ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में एक राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसकी समरी हमने कर दी है और इसमें मुख्य मुख्य बातों को हमने इसमें देखा है। अगर हम बात करें नेपाल की में लोकतंत्र की, राजतंत्र से लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ, उसकी हम एक बार चर्चा करें तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायित्व शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई और एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत ही छोटा और समस्याओं से भरा था और 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे और इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए और संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली और जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है और नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन भी हुआ, जैसे कि भारत में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, ऐसे ही नेपाल में भी हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली और माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम को शामिल किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में, कितने दलों के गठबंधन में? 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी और माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 2015 में नेपाल ने नया संविधान बना लिया। तो आपने ये देखा किस प्रकार से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र को त्याग करके लोकतंत्र की स्थापना कर ली गई। तो इसमें अगर हम एक बार संक्षिप्त रूप में अगर हम प्रकाश डालें तो देखें एक बार विभिन्न बिंदुओं को अगर हम देखने का प्रयास करें नेपाल के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। इसमें पहला बिंदु इसमें हम देख सकते हैं। दूसरा बिंदु देख सकते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण जमा रखा था। नेपाल में लोकतंत्र की राह बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी थी, बिल्कुल रुकावट बढ़ी थी, बंद हो चुकी थी, उसके मार्ग जो है बिल्कुल बंद हो चुके थे। फिर उसके बाद हम बात करें
1990 में राजा ने एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के आगे झुककर नेपाल में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाने की मांग की थी। आप देखा था हमने ऊपर 1990 में। उसके बाद 1990 के दशक में ही नेपाल में माओवाद का प्रभाव अत्यधिक हो गया था। माओवादी ने राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। 2002 में राजा ने संसद भंग कर दिया और सरकार गिरा दी थी। इसके बाद देखिए वर्तमान में नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार बनी और नेपाल का अपना एक संविधान भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंतर्गत हम देखें अप्रैल 2006 में नेपाल ने जनसंघर्ष किया और नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा 2002 में नेपाली संसद को भंग कर दिया गया और बाद में 2006 में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का समर्थन आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व यहाँ के 7 दलों ने गठबंधन के माध्यम से किया और ये जन संघर्ष जो है सफल रहा और राजा को अपनी हार माननी पड़ी और संसद को पुनः बहाल करना पड़ा। नेपाल में माओवाद से क्या तात्पर्य है? नेपाल अतीत से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, जैसा कि हम देखें, और यहाँ राजा का शासन था, लेकिन नेपाल की लोकतांत्रिक समर्थक पार्टियां और यहाँ के माओवादी चीनी नेता माओ के विचारधारा को मानने वाले नेताओं ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना था। नेपाल में कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई भी छिड़ गई थी। नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र तो स्थापित हो गया था, परंतु माओवादियों का प्रभाव काफी गहरा था। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी और इनका भारत के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक नहीं रहा था और माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर हमेशा शंकित रहते हैं। अब इसमें अगर हम ये नेपाल के लोकतंत्र की बात हमने देखी किस प्रकार से बहाल हो गया। 1915 में नेपाल ने अपना नया संविधान भी स्थापित कर लिया। अब हम बात करें श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की, तो हम देख चुके हैं कि 1948 में आजादी के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा है। और वह चुनौती क्या है? ये चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की थी। श्रीलंका का जातीय संघर्ष था और जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। आजादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। शिलोंग की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करे वालों का दबदबा था, है ना। और ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे और एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ था। तमिलों का बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि यहाँ श्रीलंका से सिंहली लोगों के लिए तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे कहा गया, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है और भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबदबा है और वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की भी कोशिश की। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में लोकतंत्र समर्थक दुर्गा थापा को लोकतांत्रिक बहाली की एक रैली काठमांडू 1990 में भाग लेते हुए दिखाया गया। दूसरा चित्र है 2006 का, जिसमें दुर्गा थापा को दिखाया गया है, लेकिन इस बार वे लोकतंत्र बहाली के दूसरे आंदोलन की सफलता का उत्सव मना रही हैं। तो इसमें आप ये देखें कि श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश करता रहा है भारत, और लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया। तो श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा भी गया। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल के लिए वापस बुला ली।
शांति सेना कब बुलाई? 1989 में। किस भारत ने? श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश तुरंत युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया और जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है और दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और गृह युद्ध से गुजरने के बाद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया से सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम की है। तो आप देखें एक बार श्रीलंका में किस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने देखा श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद से लोकतंत्र के लिए कायम थी और इसके साथ ही श्रीलंका को जातीय संघर्ष जैसे कठिन चुनौती का भी सामना करना पड़ा और यह चुनौती न सेना की थी और न ही राजतंत्र की थी। लोकतंत्र को लेकर श्रीलंका में कोई समस्या नहीं थी। यहाँ तो सिर्फ सबसे बड़ी समस्या थी जातीय समस्या। और जातीय संघर्ष की जब हम बात करें तो श्रीलंका की आजादी के बाद से जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। श्रीलंका में 2 जातीय समूह हैं। पहला आता है सिंहली, ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं। तमिल, ये लोग जो है भारत छोड़कर श्रीलंका में आ बसे थे, ये तमिल कहलाते हैं। और इन दोनों समूहों के बीच में अलग राष्ट्र को लेकर संघर्ष जारी रहा और यहाँ तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे जिसे कहा गया, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष करता रहा और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। जातीय संघर्ष के क्या कारण थे और तमिलों की क्या मांग थी? तो संघर्षों के कारणों पर अगर हम दृष्टि डालें तो कारणों में आता है कि श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली जातियों का दबदबा था और तमिल आबादी के खिलाफ थे ये। और सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती है और श्रीलंका से सिंहली लोगों के लिए है। श्रीलंका में तमिलों का उचित कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था और यह समुदाय उपेक्षित है और जिससे एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई है जिसमें लिट्टे जैसे संगठन का भी जन्म हुआ है। और आगे हम इसमें बात करें तो इन दोनों जातियों में आपसी संघर्ष जो था वो गृह युद्ध का पूरा रूप धारण कर चुका था। तमिलों की मांग क्या थी? तमिलों की मांग यह थी कि एक अलग राष्ट्र बनाया जाए तमिलों के लिए और वर्तमान में श्रीलंका से लिट्टे और उसके समर्थकों का सफाया हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर तमिल जनता राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम देखें श्रीलंका के अंतर्गत अभी लोकतांत्रिक जो राज व्यवस्था है वो कायम है और अंदर संघर्ष है, झंझावात है, लेकिन उनसे निपटते हुए उसने अपने लोकतंत्र को कायम किए हुए है। और इसके बाद अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान संघर्षों की, अब हम ये देखते हैं कि अब इसमें भारत और पाकिस्तान में किस किस प्रकार के संघर्ष हैं। घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस दायरे पर नजर डालें जहां यह संघर्ष हुए। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गई। हम आंतरिक लोकतंत्र और जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है और इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। और इसमें पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर जो है विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच में कश्मीर सबसे बड़ा मसला था और पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 48 तथा 1965 के युद्ध में इस मसले का समाधान नहीं हुआ और 48 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए और एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया गया और जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना और दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा
है। और 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। कश्मीर का मसला जो है नहीं सुलझ पाया। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। और 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर ली। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण कर लिया। और 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती रही और भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपे ढंग से हिंसा की और रणनीति जारी रखी। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 और 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद भी दिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान में संलग्न होने का आरोप लगाया। और इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को सवाल पर भी तनातनी हुई। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और ये संधि भारत पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ मोटे मोटे विवाद हैं और कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में भी मतभेद हैं। ये विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही चिंता बढ़ जुड़ी हुई है कि इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरक्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधनों के नियंत्रणों पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। तो हमने मुद्दे जो देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के मुद्दे, एक तो कश्मीर समस्या का मुद्दा हमने देखा और बांग्लादेश समस्या का हमने मुद्दा इसके अंतर्गत देखा, सिंधु जल संधि का हमने इसे मुद्दा देखा और इनके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा सरक्रीक रेखा के बारे में भी हमने इसमें मुद्दा देखा इसके अंतर्गत। तो इन मुद्दों के अंतर्गत होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी कभी सहयोगात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, लेकिन अंततः जो दृष्टिकोण भारत और पाकिस्तान के मध्य दिखाई देता है वह धुंध का ही देता है। कश्मीर समस्या 1947 से ही बनी हुई है, जैसे कि हमने देखा। बांग्लादेश की समस्या में 1971 में जब युद्ध छिड़ा पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने में, और भारत विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान पर आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देता है, प्रशिक्षण, धन देता है और भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है, सुरक्षा को खतरा पैदा करता है। पाकिस्तान हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है आतंकवादियों को पाकिस्तान के द्वारा। 1985 और 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार, गोले बारूद देने का भी आरोप लगाया गया था पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप लगाया गया। सिंधु जल नदी पर भी विवाद है। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु जल के तीखे विवाद हुए और 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल नदी पर दस्तखत भी किए और ये संधि भारत के बीच कई सैन्य संबंधों के बावजूद आज भी कायम है। और इन सभी को देखते हुए यह वार्ताओं का दौर जो है भारत पाकिस्तान के बीच में चलता ही रहा है। भारत और उसके अन्य पड़ोसी राष्ट्रों को यदि हम देखें तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं और भारतीय सरकार के बांग्लादेश से नाखुश होने का कारण
कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से लेकर भारत को पाकिस्तान प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने से जैसे मामले शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल के में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। मतलब भारत को जो है एक दादागिरी की तरह या एक दादा की तरह बर्ताव करता हुआ बताया गया है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने और बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप लगाए गए हैं। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं और पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं और बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का भी हिस्सा रहा है और इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों एनक्लेव का आदान प्रदान किया और इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है और इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार का इनके बीच में समझौता हुआ है। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव रहे हैं। नेपाल के चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अपसंदता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल और पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र में होकर समुद्र तक पहुंचने में से रोकता है। बहरहाल अगर देखें तो भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी हुई है और अधिक मजबूत हुए हैं उनके संबंध। आगे हम बात करें श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता को तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं और इससे दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत हुए हैं और श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण का कार्य में भारत ने भरपूर मदद की है और इससे दोनों देशों के बीच में और अधिक नजदीकियां आई हैं। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटाया और इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल हुआ और मालदीव के साथ भारत के संबंध भी सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरे रहे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया और मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की।
आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत का आकार बड़ा है और वह विशाल शक्तिशाली भी है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी भी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेमतलबी फायदा उठा रहे हैं और भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति से बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जबकि भारत दबदबा कायम नहीं करना चाहता, जबकि भारत जो है एक बड़े भाई की भूमिका जो इसमें अदा करता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच, जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास, रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसलों पर भी मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। ये बात सही है कि इस इलाके में सभी बड़े झगड़े भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच में है। इसका ये कारण है कि दक्षिण एशिया का भूगोल भी है और जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द है। और भारत मध्य में भूमिका निभाता है, शीर्षस्थ भूमिका निभाता है, इसलिए इसे बड़े भाई की भूमिका की दृष्टि से भी देखना चाहिए। शांति और सहयोग की बात करें तो क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को भी पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। दक्षिण की हम बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क SAARC दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया है। बड़ा कदम रहा है ये और इसकी शुरुआत 1985 में हुई और दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षिण के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा कब 2002 में पर दस्तखत किए और इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया। और यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा के पीछे यही भावना कायम है और इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और ये समझौता 2006 में 1 जनवरी 2006 में प्रभावी हो गया। और इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिए जाए और कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाया गया है। इसमें यह कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति में भारत और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बताता है। इसमें यदि हम आगे देखें तो व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा ने से इस क्षेत्र में के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता हो चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने की और शांति बहाल करने के लिए इन देशों ने लगातार प्रयास किए हैं, लगातार शांति वार्ताएं की हैं, लेकिन कहीं असफलता भी हासिल हुई है और कहीं सफलता भी हासिल हुई है। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने में सहमत हो गए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई है। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट भी करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग भी खुले और वीजा आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता है।
चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए और चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज्यादा नजदीक हैं। सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हुए और शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर बनाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल हम देखें तो दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसकी सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा यहाँ के लोग और सरकारों पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से वो एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं जनाभूख कारोबार, कॉमर्स, इकोनॉमी और भारत के साथ केवल बुनियादी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। इसमें आप देख सकते हैं एम्पायर को तय करना है कि गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान से लिए गए कार्टून इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले दो बाहरी खिलाड़ियों की भूमिका की व्याख्या करते हैं। ये बाहरी खिलाड़ी कौन है? जैसे ये अमेरिका और चीन की जो बात की गई है, ये बाहरी खिलाड़ी, तो किस प्रकार से ये दक्षिण एशिया में भूमिका अदा करते हैं इसकी बात इसमें बताई गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है दक्षेश, उसका उद्देश्य क्या रहा है? उसका उद्देश्य ये रहा है कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए इसे, और शांति और परस्पर सहयोग कायम रहे इसमें, और इसके बीच में जो व्यापार है और सीमा शुल्क है उसको कम से कम किया जाए। जिसमें जो स्थापना की गई, इसमें साफ्टा की स्थापना की गई, 2004 में हस्ताक्षर किए गए साफ्टा पे और 2006 में ये प्रभावी हुआ। और दक्षिण एशिया में विभिन्न मुद्दे रहे, भारत भूटान संबंधों में भी थोड़े बहुत दोस्ताना, उसमें थोड़े बहुत मनमुटाव रहे लेकिन अधिकांशतः दोस्ताना संबंध ही रहे। भारत नेपाल में भी मनमुटाव होते हुए भी अंततः वह दोस्ताना संबंधों में ही कायम रहा। और बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ पूरब की और देखो नीति में भी साथ रहा। तो इस प्रकार से विभिन्न समस्याएं रही, विभिन्न विवाद रहे, लेकिन फिर भी अंततः दक्षिण एशिया के देश जो है पूर्णतः सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखते ही देखते अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में दक्षिण एशिया जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि अमेरिका और चीन को एक बहुत बड़ा एक व्यापारिक क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है और व्यापारिक सहयोग जो किया जा रहा है उनके माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर हम इन प्रश्नों को देखें तो देशों की पहचान करें इसमें कि राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण और राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। तो इसमें ये कौन से देश हैं? चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? दक्षिण एशिया। मतलब इसमें अलग अलग आपको इसमें बता रखा है, अलग अलग देश की इसमें विशेषता बता रखी है। आपको पहचानना है कि ये किस देश से संबंध रखता है। इसमें आगे इन प्रश्नों को हल करें आप। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं। इसमें आप देखें नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, उनकी लोकतांत्रिक कहानी किस प्रकार से नेपाल की रही, श्रीलंका का जातीय संघर्ष की क्या भूमिका रही, भारत पाकिस्तान के बीच का हाल किस प्रकार का है, कौन कौन समझौते किए गए और अब वर्तमान में किस प्रकार का माहौल है दोनों में। ऐसे दो मसलों का भी नाम बताना है जिनमें भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग भी रहा, और इसी तरह दो ऐसे मसलों को भी नाम बताना है जिसमें असहमति रही।
दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं, जैसे चीन और अमेरिका की बात है तो वो भी देखना है। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान कब प्रवेश किया दक्षिण एशिया में, 2007 में। और दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, आपको यह भी देखना है। दक्षिण एशिया में किन देशों में कैसी शासन व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की है, पाकिस्तान बांग्लादेश में कैसी है, नेपाल भूटान में क्या है, मालदीव में क्या है, क्या यहाँ पे अभी राजतंत्र ही है या लोकतंत्र कायम हो चुका है, या लोकतंत्र को किस हद तक पसंद किया गया है, पाकिस्तान में सेना का शासन कैसा रहा, कब कब रहा, लोकतांत्रिक शासन किस प्रकार का रहा, ये आपको बिंदु को ध्यान में रखना है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भी, और आपको ये ध्यान रखना है अपने अपनी परीक्षा में भी, 12वीं क्लास की जो परीक्षा होगी उसमें भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के पीछे क्या कारण थे, ये भी आप देख सकते हैं इसमें। बांग्लादेश संकट के देख सकते हैं, नेपाल का राजतंत्र और लोकतंत्र आप इसमें देख सकते हैं। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, जैसे हमने बताया कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष की क्या भूमिका है, ये भी आपको देखना है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, जो कि आप इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा। आप इसको अपने नोटबुक में कीजिए, और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। इस पार्ट का, एनसीईआरटी का ये जो पार्ट है आपका, इसमें पीडीएफ देख सकते हैं। इसका एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है मेरा, इसमें आप टेलीग्राम चैनल पे इसको अगर ज्वाइन कीजिए, और उसमें बहुत सारी प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी आप उसमें लीजिए। बहुत से इसमें प्रतियोगिता संबंधित आपको उसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो इसके साथ ही अब अगला अध्याय हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे